नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन करगमकर, सह्याद्री हॉस्पिटल हडपसर। यहाँ पे मैं नी और शोल्डर कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, आप सब ये मान्य करेंगे कि अब 21st सेंचुरी में संधिवात यानी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम काफी गंभीर हो गया है। इसके कारण अनेक है, जैसे डाइट का अभाव, वर्जिश का अभाव, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफी सेडेंटरी और बैठने वाला काम हो गया है। और इन सब चीजों के कारण संधिवात जो पहले की 60 या 65 साल की उम्र में होता था, वो अब 50 या उससे भी कम साल की उम्र के लोगों में पाया जा रहा है। संधिवात ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हड्डी से निगडित नहीं है, उसका जो परिणाम है वो आपके सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी होगा। जब आप रिटायरमेंट की एज पे आ रहे हो, जब आपको सोशल गैदरिंग में पार्टिसिपेशन करना हो, लेकिन घुटनों में सूजन होने के कारण, दर्द होने के कारण आप ये कर नहीं पाते हो। दर्द के कारण आप किसी और व्यक्ति पे निर्भर रहते हो, इससे डिप्रेशन आ जाता है। आज भारत में हर तीसरे आदमी को शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट का बीमारी है, और डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे कि इन चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए, इन बीमारियों को कंट्रोल में लाने के लिए आपको घूमना फिरना जरूरी है, लेकिन घुटनों के दर्द के कारण आप ये कर नहीं पाओगे। तो मेरा कहना यही है कि आप संधिवात को सिर्फ हड्डी का प्रॉब्लम मत देखो, उसके आगे भी उसका परिणाम देखा जाता है, पाया जाता है। संधिवात 3 प्रकार के होते हैं। एज के कारण होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो आम बात है, जो कि आपकी इम्यूनिटी में बदल होने के कारण होता है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और जो संधिवात यंग एज में दिखा जाता है, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। यंग एज में अगर आपके हड्डी में फ्रैक्चर हुआ हो, ये फ्रैक्चर जॉइंट में फैला हुआ हो, या आपको कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, लिगामेंट का प्रॉब्लम है, और इसकी रिकवरी पूरी तरह से नहीं हुई हो, तो इसको जो आर्थराइटिस होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। संधिवात जो है वो 4 स्टेजों में पाया जाता है। पहले 3 स्टेज जो है 1, 2 और 3, उसमें तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। उसमें आपका कार्टिलेज जो है ऑलमोस्ट 50 या 70% नॉर्मल रहता है। जो स्टेज 4 होता है उसमें पूरी तरह से कार्टिलेज घिस जाता है, पिघल जाता है, और इसके कारण हड्डी एक दूसरे पे फ्रिक्शन होती है। स्टेज 4 में, जहाँ पे एंड स्टेज आर्थराइटिस है, वहां पे दर्द काफी ज्यादा होता है। मरीजों को काफी हद तक ज्यादा प्रमाण से दवाएं लेने की जरूरत पड़ती है, उनके रोज को कामों में उनको दिक्कत आती है, और इसलिए डॉक्टर साहब आपको यहाँ पे ऑपरेशन की सलाह देंगे, जो कि उचित है। पहले 3 स्टेजेस में, जहाँ पे डैमेज इतना ज्यादा नहीं है, उस स्टेजों में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे कि ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, या कुछ सालों तक आप उसको पोस्टपोन कर सकते। ठीक से जानने के लिए मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ नी का। ये है आपके पैर का हड्डी। ये 2 हड्डी के बीच में ये जो आप कार्टिलेज देख रहे हैं, जो कि एब्सोल्युटली स्मूथ रहता है, और स्मूथ होने के कारण जो भी मूवमेंट आपके घुटने में होगी वो काफी सहजता से और काफी नॉर्मल होगी। वहां पे फ्रिक्शन या घर्षण नहीं होगी। और ये कार्टिलेज जितना अच्छा रहेगा, उतना आपका घुटना अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है पहले कि आप आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें। हम पूजा के लिए नीचे जमीन पे बैठते हैं, खाना खाने के लिए जमीन पे बैठते हैं, इंडियन टॉयलेट्स यूज करते हैं। इन तीनों चीजों से घुटने पे ज्यादा वजन आता है, और इससे आर्थराइटिस का प्रमाण बढ़ जाता है। तो ये 3 चीजें करना आप कम करना चाहिए। उसके अलावा आपको रोज अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम या वर्जिश करनी जरूरी होती है। हमारे जो मसल्स होते हैं, ये अगर मसल्स जो है वो नेचुरल बेल्ट की तरह काम करते हैं। ये भगवान ने दिया हुआ बेल्ट है, नेचुरल बेल्ट है। इसको जितना आप मजबूत बनाओगे, उतना आपकी हड्डी पे लोड कम आएगा, हड्डी कम घिसेगी। एक्सरसाइज जब कर रहे हैं तो आपको उचित सलाह लेनी जरूरी है। एक्सरसाइजेज शुड ऑलवेज बी डन अंडर सुपरविजन। वो किसी के आप देख रेख में या सुपरविजन के अंडर कीजिएगा, ताकि वो गलत तरीके से ना हो। जो स्विमिंग पूल में एक्सरसाइज किए जाते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो लोड होता है, वो घुटने पे कम होता है। दूसरा एक्सरसाइज जो आपको हम रेकमेंड करेंगे वो है साइकिलिंग का। और साइकिलिंग से आपके घुटने की मूवमेंट जो है वो अच्छी रहती है। साइकिलिंग करना है तो प्लेन ग्राउंड पे करना चाहिए, या सबसे अच्छा तरीका है कि आप वो जिम में कीजिएगा, ताकि उस साइकिल का आप रेजिस्टेंस एडजस्ट कर पाओ। तीसरा एक्सरसाइज जो है वो है चलना। तो ये 3 एक्सरसाइजेस से आप अपने घुटने का सेहत काफी हद तक कंट्रोल में रख पाओगे। तीसरी बात है कि घुटनों को अगर कमजोरी है तो आप बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट सिंपल नी कैप भी होती है, अब कुछ अच्छे हिंज ब्रेसेस भी आए हुए हैं, और कुछ ब्रेस जो है जो कि ऑफ लोडिंग का काम करते हैं। ऑफ लोडिंग का काम यानी घुटने के अंदर के भाग पे, जहाँ पे हड्डी ज्यादा घिस गया है, ये ब्रेसेस वो काम करते हैं कि यहाँ का जो प्रेशर आता है वो बाहर के
हिस्से पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाहर के हिस्से पे चला जाता है जहाँ पे कार्टिलेज अच्छा है, जहाँ पे वो लीड ले पाता है। तो ऑफलोडिंग ब्रेस जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और उससे कुछ मरीजों को फ़ायदा होगा, ताकि वो उनका ऑपरेशन का डिसीजन कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक पोस्टपोन कर पाएंगे। चौथी बात है कि आपको अगर दर्द होता है चलते समय तो आप काठी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। काठी से फ़ायदा ऐसा होता है कि आपका लगभग 50% वेट, आधा वेट जो है वो काठी के दौर से ज़मीन पे जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपका वज़न 65 या 70 किलो है, तो आपके घुटने पे वज़न कम आ जाएगा और दिन में आप लगभग 6000 से 7000 कदम चलते हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे कि हर कदम के साथ लगभग 35 से 40 किलो वज़न आपके घुटने में कम आएगा, तो ये काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट रहेगा। तो काठी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, उससे आपका चलने का डिस्टेंस बढ़ेगा, उससे आपका वज़न कम होने में फ़ायदा मिलेगा। इन तीनों चीज़ों से अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, तो आप मलम या ऑइंटमेंट लगा सकते हो। उसके बाद भी अगर फ़र्क कम है, तो आप पैरासिटामॉल की टैबलेट ले सकते हो। किसी भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर लेने से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ये पेन किलर्स आपकी किडनी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। अभी कुछ डाटा ऐसा भी आया है साइंस से हमें कि अच्छे इंजेक्शंस आए हैं, जो स्टेरॉयड के इंजेक्शंस है उनकी मात्रा काफ़ी हद तक कम हो गई है, और हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस है, प्लेटलेट के इंजेक्शंस है, जिससे कि आपके घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें करने से आप आपके घुटने को नियंत्रण में रख सकते हैं, उसकी वेदनाओं से आप राहत मिल सकती है आपको, और ऑपरेशन जो है आप वो कुछ समय तक दूर रह सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ साधारण चीज़ें हैं जो कि आप अगर फॉलो करोगे तो ऑपरेशन जो है वो कुछ सालों तक, कुछ हद तक हम उससे दूर रह पाएंगे। संधिवात के बारे में और कुछ जरूरी बातें हैं, ऑपरेशन के बारे में जो कुछ मिसकंसेप्शंस है उसके बारे में भी हम कुछ अगले वीडियोस में आपको अवेयरनेस देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आपके कमेंट द्वारा आप हमें उसको सूचित कीजिएगा। धन्यवाद।